क्योंकि नौकरी पर कुछ चंद जनपदों का कब्जा था, कुछ चंद लोगों का कब्जा था। व्यापारी घर से निकलता था, ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मैं शाम को भी अपने परिवार का मुंह देख सकूं। परिवार का कोई सदस्य घर से सर्विस करने के लिए, किसी काम के लिए बाहर निकलता था तो शाम वह ये प्रार्थना करके निकलता था कि ईश्वर मुझे शाम को अपने परिवार का मुंह देखने का अवसर मिले। और आज भी उनके पुराने संस्कार आप सुनते होंगे, जब वे बोलते हैं कि अगर सत्ता में कभी आ गए तो हम इसकी जांच कराएंगे कि माफिया मारे क्यों जा रहे हैं, या माफिया के साथ इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। यानी उनकी सहानुभूति आज भी यूपी के नागरिकों के लिए नहीं है, यूपी के कॉमन मैन के लिए नहीं है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, 2014 के पहले भी एक प्रकार की डबल इंजन सरकार थी। केंद्र में कांग्रेस और यूपीए की गवर्नमेंट थी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दोनों मिलकर के काम कर रहे थे, लेकिन पब्लिक में विश्वास नहीं था, आम जन में विश्वास नहीं था, क्योंकि आम जन ये मानता था इन दोनों की जो स्थिति है वह है एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। दोनों की स्थिति कमोवेश यही थी। ये लोग आज जो उपदेश देते हैं, उन उपदेशों को इन्होंने 2014 के पहले स्वयं अंगीकार किया होता तो ये स्वयं हाशिए पर नहीं गए होते। क्या स्थिति थी यूपी के अंदर? यूपी का नौजवान अपनी पहचान छुपाता था, उसकी नौकरी पर सेंध लगती थी, उसको नौकरी नहीं मिलती थी, और अगर कभी नौकरी निकल भी गई, सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकला, उसने आवेदन भी किया, तो उसकी योग्यता के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता था और सेलेक्ट नहीं होता था, क्योंकि नौकरी पर कुछ चंद जनपदों का कब्जा था, कुछ चंद लोगों का कब्जा था। सुरक्षा की स्थिति बदहाल थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कितनी खराब स्थिति यूपी के अंदर थी। कल्पना करिए, 35 से ज्यादा जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में कोई भी सभ्य परिवार और कोई भी क्षमतावान परिवार अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजता था। अगर उसको भेजना होता था तो यूपी के बाहर किसी हॉस्टल में या किसी नातेदार रिश्तेदार के यहां भेज करके वहां से अपनी बेटी को पढ़ाता था। एक बेटी को जिसको मां बाप का सानिध्य मिलना चाहिए बचपन में, वह हॉस्टल में रहने के लिए या फिर अपने नातेदार रिश्तेदार के यहां रहने के लिए मजबूर कर दी जा रही है। यह स्थिति 2017 के पहले थी। कैसे सत्ता के समानांतर माफिया की सरकारें चलती थी, कोई सुरक्षित नहीं था। न मीडिया सुरक्षित थी, न कॉमन मैन सुरक्षित था, न व्यापारी सुरक्षित था, न कोई बेटी सुरक्षित थी, न उद्यमी सुरक्षित था। व्यापारी घर से निकलता था तो ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मैं शाम को भी अपने परिवार का मुंह देख सकूं। परिवार का कोई सदस्य घर से सर्विस करने के लिए, किसी काम के लिए बाहर निकलता था तो शाम वह ये प्रार्थना करके निकलता था कि ईश्वर मुझे शाम को अपने परिवार का मुंह देखने का अवसर मिले। उद्यमी निवेश नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि जब वह स्वयं सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। न सरकार की नीति थी और न नियत थी। अराजकता चरम पर थी। माफिया के सामने सरकारें नाक रगड़ती भी दिखाई देती थी। और आज भी उनके पुराने संस्कार आप सुनते होंगे, जब वे बोलते हैं
कि अगर सत्ता में कभी आ गए तो हम इसकी जांच कराएंगे कि माफिया मारे क्यों जा रहे हैं या माफिया के साथ इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। यानी उनकी सहानुभूति आज भी यूपी के नागरिकों के लिए नहीं है, यूपी के कॉमन मैन के लिए नहीं है, यूपी के व्यापारी, यूपी की बेटी के लिए नहीं है। उनकी सहानुभूति आज भी उस माफिया के प्रति है, उनके गुर्गों के प्रति है, जो या तो जेल में है या फिर जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उनकी सहानुभूति यूपी के नागरिकों के प्रति आज भी नहीं दिखती है। ये स्थिति यूपी के अंदर, आप यूपी के अंदर आज एक संतुष्टि का लेवल पाते होंगे अगर सरकार के स्तर पर तुलनात्मक रूप से आप कोई भी बात पब्लिक के सामने कहेंगे कि 2017 से लेकर 2026 के बीच इन 20 वर्षों के ही, या 2003 से लेकर के 2026 के बीच इन 23 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के आप पब्लिक के बीच में जाइए। पहले 4 साल मुलायम सिंह जी के, अगले 5 साल मायावती जी के, अगले 5 वर्ष अखिलेश जी के, और फिर पिछले 10 वर्षों से लगभग 9-9.25 वर्षों से हमारी सरकार है। इन सभी को लेकर के रिपोर्ट कार्ड को एक बार पब्लिक के सामने आप जाएंगे तो पब्लिक से इस रिपोर्ट के बारे में, संतुष्टि के लेवल के बारे में आप पूछेंगे। आपको स्वर्गीय राजीव गांधी जी के वे मुद्दे याद आ जाएंगे जिन्होंने कभी एक बार बहुत निराश होकर के कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं लेकिन 15 ही नीचे पहुंचता है। मित्रों, ये 15 रुपया ही पहुंचता था, ये 85 कौन खा जाता था? और ये पैसा जो 85 रुपया खाया जा रहा था, 85% पैसे पे डकैती पड़ती थी, ये पैसा किसी युवा का होगा, किसी छात्र की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी युवा की नौकरी का पैसा था, किसी बुजुर्ग और निराश्रित महिला की पेंशन का पैसा था, किसी गरीब के अनाज का पैसा था, किसी बहन और बेटी के लिए बनने वाले शौचालय का यही पैसा था, जिस पैसे पर 85% पैसे पर ये लोग डकैती डालने का काम करते थे। और आज डीबीटी के माध्यम से 100 रुपया दिल्ली से या लखनऊ से हम भेजते हैं तो अब पैसा सीधे उस लाभार्थी के खाते में जाता है, चाहे वह छात्र हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह अन्नदाता किसान हो, चाहे वह श्रमिक हो, किसी भी तबके का व्यक्ति है, उस तक उन योजनाओं का लाभ आज पहुंचता है।